विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजेज असेसमेंट इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। आपको पता है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है सामाजिक रचनात्मक या सृजनात्मक कक्षा कक्ष में। सामाजिक रचनात्मक क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वाइगॉस्की। तो ऐसा क्लासरूम जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी पे बेस्ड है, उसकी विशेषता क्या होगी? या उसमें विशेषता भी नहीं, ये पूछा है उसमें आकलन कैसे करेंगे। यानी जब आप ग्रुप्स में सिखा रहे हैं तो आकलन जब जांचने की बात आएगी वो भी ग्रुप में ही करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक में ऐसी या सामाजिक सृजनात्मक में यही तो होगा, बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे ग्रुप में। तो असेसमेंट शुड जनरेट फियर, डर नहीं आएगा, क्योंकि जहां कंस्ट्रक्शन लिख दिया वहां डर नहीं आएगा। जहां ज्ञान की सृजनात्मकता या रचना हो रही हो वहां डरा की रचना नहीं होगी। ठीक है। असेसमेंट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग पोर्टफोलियोज, क्लासरूम इंटरेक्शंस। ये बात सही है। बच्चे जहां पोर्टफोलियो में बच्चे की सारी जो भी एबिलिटीज होंगी, जो भी उसने अच्छा किया है ना, जो भी काला चिट्ठा होगा सब आ जाएगा। और इंटरेक्शन जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, बच्चा कैसे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उस बेसिस पे हम उसका आकलन करते हैं। बात तो सही है, बच्चा एक्टिव रहेगा इसमें। असेसमेंट इज कैरीड आउट टू एनहेंस द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। ये एकदम खराब बात है। रिप्रोड्यूस का मतलब हो गया आपने जो रट्टे लगाए उसकी उल्टी कर देनी है पेपर पे जाके, मतलब उसको रिप्रोड्यूस कर देना है, उगल देना है, रट्टा लगा देना है। वो याद कीजिए आप 3 इडियट्स का चतुर रामलिंगम, वो बन जाना है, रिप्रोड्यूस करना है इन्फॉर्मेशन को नहीं। असेसमेंट शुड फोकस ओनली ऑन व्हाट द चाइल्ड डज नॉट नो रेदर देन व्हाट द चाइल्ड नोज। यानी मूल्यांकन को केवल बच्चे को जो नहीं जानता उस पर फोकस करना चाहिए, जो वो जानता है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बच्चा जानता है उसको भी आप आधार बना करके आगे उसको सिखाते हैं। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जहां पे हम मल्टीपल वेज में बच्चे को वैरायटी ऑफ वेज में असेस कर रहे हैं, उसमें भी बच्चा एक्टिव रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? ये कहता है विच स्किल्स आर टेस्टेड इन दी क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में कौन से कौशल टेस्ट हुए हैं या किन कौशलों का मूल्यांकन या परीक्षण शामिल है। क्वेश्चन क्या है भाई? हाउ कैन टीचर्स क्रिएट अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम दैट रिस्पेक्ट्स द नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है? प्रश्न क्या है? सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं। प्रगतिशील कक्षा कक्ष क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लैब स्कूल्स, जॉन डीवी जिनकी हम बात कर रहे थे, शिकागो में, अमेरिका में स्कूल्स खोले थे। बच्चा एक्टिव रहता है इनमें, आउट ऑफ इंटरेस्ट पार्टिसिपेट करेगा, है ना। और हम प्रेजेंट के लिए सिखाते हैं, इसमें वर्तमान जीवन के लिए सिखाते हैं ग्रुप में। तो ओनली नॉलेज पे फोकस होगा या फिर ओनली कॉम्प्रिहेंशन पे या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, चाहे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, एक ही बात है। बस आपको मतलब एक बात है बच्चे को एक्टिव रखने की दृष्टि से, ठीक है ना। तो बच्चे का एक्टिव रहना यहां जरूरी है। तो हम ये देख रहे हैं कौन सी स्किल टेस्ट हुई है इस क्वेश्चन में कि हाउ कैन टीचर्स क्रिएट अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम दैट रिस्पेक्ट्स द नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे करें। अभी कैसे करेगा मतलब क्या है? कैसे करेगा मतलब है एक प्रॉब्लम है टीचर के सामने सॉल्व करने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट हुई है कि एक प्रॉब्लम रखी गई है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पोज की गई है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको आंसर इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए देना था, है ना। सिर्फ नॉलेज थोड़ी चेक किया कि टीचर को नॉलेज कितनी है, समझता कितना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में तो 1 वर्ड में आंसर दे देते वो, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम पोज की गई है, उसके सॉल्यूशन पे फोकस्ड है जो व्यक्ति है। तो दोनों ही बातें हमने यहाँ जान ली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जॉन डुई से खैर कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था, बट आपको पढ़ के समझ जाना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात यहाँ हो रही है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम रखी गई है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बात हो रही है। इंक्लूजन इज नॉट प्रमोटेड बाय, यानी समावेशन किसको किससे बढ़ावा नहीं मिलता। समावेशन मतलब वैरायटी वाले बच्चों को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चों को आप इंक्लूड कर रहे हैं क्लास में। तो कौन सी एक चीज है जो नेगेटिव होगी? विल नॉट प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, यानी लचीला समूह, डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में हो। रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी उचित समायोजन, यानी आप रीजनेबली एकोमोडेट कर लें, चेंज कर लें ग्रुप में या क्लास में, जो भी चेंज लाने की जरूरत हो, जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार परिवर्तन। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी एक पॉजिटिव बात है कि आप बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं, तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन, बच्चे पे ठप्पा लगाना, तुम पास, तुम फेल, है ना, तुम तो ये, तुम तो वो, अगर आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं कि तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अलग बैठो सबसे, है ना, तुम ये वाले स्पोर्ट्स में नहीं इन्वॉल्व होगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तो ये लेबलिंग एक तो आपने ठप्पा लगा दिया,
किसी बच्चों को आप कह रहे हैं अच्छा जिसको दिखता नहीं है उसको आप अंधा कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। तो ये लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन सबसे नेगेटिव बात है, इंक्लूजन का जस्ट ऑपोजिट है ये, कि आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जांपल्स व्हाइल टीचिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इन एलिमेंट्री क्लासेस। यानी विविध कक्षा में जब आप या विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उदाहरणों का क्या योगदान है, और वो भी डाइवर्स बैकग्राउंड्स इन एलिमेंट्री क्लासेस। तो कैसे उदाहरण होने चाहिए, रोल क्या है उदाहरणों का। पहला है, टीचर शुड टेक ओनली दोज एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक नहीं सीमित रहना, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाना है, रियल लाइफ तक जाना है। टीचर शुड गिव एग्जांपल्स एंड प्रॉम्प्ट चिल्ड्रन टू ब्रिंग एग्जांपल्स फ्रॉम देयर लाइव्स। यानी शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि वो अपनी रियल लाइफ से बच्चे खुद प्रोत्साहित हो किसी चीज का उदाहरण देने के लिए। आप जेंडर पढ़ा रहे हैं तो उस पर उदाहरण हो आपके पास, आप एनवायरमेंट के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों को भी मौका दे रहे हैं कि वो अपनी रियल लाइफ से वहां पर एग्जाम्पल्स पुट करें। बात तो सही लग रही है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, टीचर शुड एनकरेज ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम डोमिनेंट ग्रुप्स टू गिव एग्जांपल्स। यानी जो डोमिनेंट ग्रुप हैं, जो ज्यादा प्रभावी हैं उस एरिया में या उस क्लास में, उन्हीं को मौका देंगे कि यही अच्छा बताएंगे, सबको मिलना चाहिए मौका। टीचर शुड फोकस ऑन गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंस। सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं, बेटर यह है कि टीचर और बच्चे दोनों इन्वॉल्व हो। तो टीचर भी एग्जाम्पल दे और बच्चे भी क्या है यहाँ पे एग्जांपल्स अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन डी ऑप्शन से बी है, तो हम जो ज्यादा बेटर है उसके साथ जाएंगे, अदरवाइज डी गलत नहीं था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगेन पेट पे बाण मारने वाला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है और इसका एक रीजन दिया है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। स्टूडेंट्स विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी एडीएचडी एक समस्या है ना, एक डिसऑर्डर है बच्चे को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अटेंशन में कमी है, एक्टिव जरूरत से ज्यादा है, टिक के बैठ नहीं पाता। बेनिफिट फ्रॉम अ वेल डिजाइंड अप्रोच दैट रिड्यूसेस विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शंस। तो एक एडीएचडी वाले बच्चे को भी मदद मिल सकती है ऐसे एनवायरमेंट से या ऐसी डिजाइंड अप्रोच से जो विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करती हो। यानी बच्चा ध्यान दे पाए कि इस तरह की सामग्री आप विजुअल या अगर हम बात कर रहे हैं ऑडिटरी प्रेजेंट कर रहे हैं। आर क्या है, इसका रीजन क्या है? स्टूडेंट्स विद एडीएचडी हैव लो कंसंट्रेशन स्पैन एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। यानी जो बच्चे हैं जिनको एडीएचडी होता है उनका ध्यान केंद्रित करने की जो अवधि है वो कम होती है, ज्यादा देर तक अटेंशन नहीं वो रख सकते, अटेंशन में डेफिसिट होता है, तभी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कह रहे हैं, ठीक है ना। वो उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है, बात एकदम सही है। इसलिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करना है जिससे ध्यान कम से कम भंग हो या ध्यान लग सके ज्यादा से ज्यादा, बात एकदम सही है। और छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ाना होता है इनको। तो ए एंड आर राइट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसमें तो कोई डाउट बचता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी ऐसे बच्चों को इंक्लूड करना, समावेशन जो दृष्टि बाधित हैं, देखने में समस्या है या बहुत हद तक विजन जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है ना। तो दृष्टि बाधित को आप इंक्लूड कर रहे हैं यदि, तो उस केस में क्या करना होगा? बिहार, लव फ्रॉम बिहार, आपके कृपा से मेरा सीटेट 2022 दिसंबर क्लियर हो गया था और अब मैं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ऑल द बेस्ट शशि, ऑल द बेस्ट यार, बढ़िया से आप लोग इस बार पेपर निकालें, फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। बैच भी चल रहा है करियर विल पे, और इसके अलावा भी आप अपनी मेहनत भी पूरी बना के रखें। प्रीवियस ईयर जो भी स्टेट में एग्जाम हुआ है इससे पहले, है ना, किसी भी क्षेत्र का जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जीएस हो गया, ये सारा कुछ, उनको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं पढ़ने के साथ साथ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट रिक्वायर्स, वह विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है, बुक्स देंगे जिनमें पिक्चर्स हो और स्मॉल प्रिंट हो। मतलब मुझे देखने में समस्या है और मैं इतना छोटा लिख के दिखाऊं किसी को, तो फिर तो उसको और ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये तो पॉजिटिव तरीका नहीं हुआ इंक्लूड करने का। आप वैसे ही मना कर दो कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ये तो आप टॉर्चर कर रहे हो बच्चे को। बी ऑप्शन है यूज ऑफ टेक्टाइल एंड अदर मटीरियल्स विच आर एम्बॉस्ड। एम्बॉस्ड होते हैं जो उभरे हुए हों, तो उभरे हुए मटेरियल का या स्पार्शिक सामग्री, टेक्टाइल मटेरियल होता है टच एंड फील, जिसको टच किया जा सके, क्योंकि बच्चे को देखने में समस्या है तो टच एंड फील तो कर सकता है वो। तो ऐसे संसाधन का प्रयोग करेंगे जहां पे उभरी हुई चीजें हो, या तो जैसे इस रिमोट में क्या है, बटन उभरे हुए तो टच कर सकता है वो बच्चा जिसको देखने में समस्या है, या आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात तो सही लग रही है। टेक्टाइल मटेरियल विजुअली चैलेंज लोगों के लिए बहुत बेटर होते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजेज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी आजकल फोन वगैरह में कि वो बता दे, अगर बच्चा देख नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, तो स्पीकर से खुद से बता दे, तो वो
टेक्नोलॉजी को ही हटा दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो, लिमिटेड कर दो, तो और समस्या होगी बच्चे को। यूज ऑफ साइन लैंग्वेज बाय टीचर एंड पीयर्स, साइन लैंग्वेज का जो प्रयोग मूक बधिर बच्चों के लिए ज्यादा किया जाता है बजाय कि विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए, है ना। जो साइन लैंग्वेज होती है ना जेस्चर्स का इस्तेमाल करके, वो डेफ एंड डम बच्चों के लिए ज्यादा प्रयोग में आती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता है। मतलब रचनात्मकता क्या है, कुछ डिफरेंट करना। अभी उस दिन एग्जांपल दिया था ना कि हमारी जो हाउस हेल्प है वो मटका लेकर के आई, तो अभी मटके में क्या है, एक टैप होगी जिसको आप एक फिल्टर की तरह ओपन करके पानी भर के आराम से पी सकते हो। पहले, अब से शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले मटका तो था लेकिन उसमें टैप नहीं लगी होती थी, वो नॉर्मल मटका होता था। तो जिसने टैप लगाने का आइडिया सोचा होगा, टैप पहले से थी, मटका पहले से था, क्रिएटिविटी किसी ने लगाई और टैप को मटके के साथ फिट कर दिया। तो रचनात्मकता मतलब कुछ नया करना। बताइएगा फटाफट से, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, क्या होगी रचनात्मकता का फीचर। इस पे मैंने एक सेशन भी किया हुआ है बहुत पहले के टाइम पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं FFOE, ठीक है ना। यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफर्मिटी होती है बस, बाकी जैसा बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ही आपने करना शुरू कर दिया, तो ये तो कॉपी पेस्ट कहेंगे इसको। कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है जेपी गिलफर्ड के अकॉर्डिंग, कि आपको जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लग रही है, अभिसारी सोच, सिकुड़ती हुई सोच, कि एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई सही होगा, आपको 5वां कुछ नया क्रिएट नहीं करना, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी जब डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी, कोई एक चीज चूज करोगे तो। लेकिन जब डिफरेंट दिशाओं में सोचना हो, क्रिएटिवली सोचना हो, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब ऐसे राइटिंग करनी है तो दिशाओं में सोचना पड़ेगा, तो अपसारी सोच, ओपन एंडेड थॉट। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ती है क्रिएटिविटी, साफ साफ। कौन कहता है, जेपी गिलफर्ड। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, प्याजे की बात नहीं हो रही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और ये लॉजिक के लिए